तो हम बात करेंगे किस पर? कार्बनिक रसायन पर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन जो है रसायन विज्ञान का एक शाखा होता है, ब्रांच होता है। इसकी परिभाषा देंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? कार्बन और कार्बन के यौगिक का। लिख लेते हैं इसको कि कार्बनिक रसायन में हम कार्बन परमाणु तथा उस कार्बन के यौगिक का अध्ययन करेंगे। यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, परिभाषा होगा कार्बनिक रसायन का कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहते हैं। बस इतना ही डिफिनेशन है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब पहले हम बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो कार्बनिक यानी कार्बनिक रसायन में हम कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। कार्बनिक यौगिक जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वे सभी यौगिक जिसमें कार्बन का परमाणु पाया जाता है, वे सभी यौगिक जिसमें क्या पाया जाता है? कार्बन का परमाणु पाया जाता है, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन इसका अपवाद भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसको पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोनेटों को छोड़कर, कार्बोनेटों के अतिरिक्त यानी इनको छोड़कर, कार्बोनेट का मतलब जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट आते हैं यानी CO3 वाले कंपाउंड आते हैं वो कार्बनिक यौगिक में नहीं आते हैं। तो इनके अतिरिक्त इस दुनिया में जितने भी यौगिक हैं जिनमें कार्बन है उसको क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक कहेंगे। इनके अतिरिक्त, तो इनके अतिरिक्त यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट के अतिरिक्त जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु पाया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बता लेंगे ना? क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। मोनो माने एक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड एक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेटों के अतिरिक्त जिन यौगिकों में कार्बन का परमाणु पाया जाता है उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH4
इसको लिख देते हैं उदाहरण। CH4, जो CH4 है इसमें कार्बन है। यस। ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बन का परमाणु पाया गया तो उसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे। इसमें पाया जा रहा है लेकिन इनके अतिरिक्त ये अपवाद में आते हैं, ये अकार्बनिक में आते हैं। यस। तो ये कार्बन का परमाणु है इसमें, इसको कहते हैं मीथेन। आगे हम लोग जो है इसका नामकरण कैसे किया जाता है, इसके नाम के बारे में पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, लेकिन अब यही जानते हैं कि इसका नाम क्या है, मीथेन है। मीथेन में कार्बन है तो इसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे। दूसरा है C2H6, इसको हम कहते हैं एथेन। ये भी कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें भी कार्बन के 2 परमाणु हैं। C3H8, इसको कहते हैं प्रोपेन। ये भी कार्बनिक यौगिक है क्योंकि उसमें भी कार्बन के 3 परमाणु पाए जा रहे हैं। परिभाषा है कि जिन यौगिकों में कार्बन का परमाणु होगा उनको कार्बनिक यौगिक कहेंगे। ऐसे C2H4, इसको कहते हैं एथीन या एथिलीन। ये भी क्या है, कार्बनिक यौगिक है। कहेंगे क्यों कार्बनिक यौगिक है, तो कहेंगे इसमें क्या है, कार्बन का परमाणु है, 2 कार्बन है, इसलिए कार्बनिक यौगिक है। जिन यौगिकों में कार्बन होगा उसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे। C3H6, इसको कहेंगे प्रोपीन। प्रोपीन में भी क्या है, कार्बन है, 3 है, इसलिए इसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे। ऐसे ही C4H8, ब्यूटीन, इसको कहेंगे ब्यूटीन। इसमें भी कार्बनिक ये भी कार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन के 4 परमाणु। और ऐसे ही लेते हैं C2H2, इसको कहते हैं एथाइन या एसिटिलीन भी कहते हैं, इससे बहुत साधारण नाम। तो इसमें भी कार्बन के 2 परमाणु हैं, ये 2 है, तो ये भी कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ऐसे ही बात करते हैं C3H4, इसको कहते हैं प्रोपाइन, ये भी कार्बनिक यौगिक है। ऐसे ही हम बात करते हैं CH3OH, इसको हम कहते हैं मेथिल एल्कोहल। इसमें भी कार्बन है तो ये भी कार्बनिक यौगिक है। ऐसे ही C6H6, इसमें भी बेंजीन बोलते हैं इसको, इसमें भी कार्बन के 6 परमाणु है तो ये कार्बनिक यौगिक हैं। ऐसे ही C6H5OH, इसको हम फिनाल बोलते हैं, तो इसमें इसको भी कार्बनिक यौगिक कहेंगे क्योंकि इसमें भी कार्बन के कितने परमाणु, 6 परमाणु हैं। तो यहाँ ऐसे बहुत से कार्बनिक कंपाउंड हैं। 20 लाख से भी अधिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 20 से 25 लाख से ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है खोज हो चुकी है। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे ज़्यादा जो है कंपाउंड जो पाए जाते हैं किसके, कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं कार्बनिक यौगिकों का, जिसका परिभाषा होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड और कार्बोनेट के अतिरिक्त जिन यौगिकों में भी कार्बन का एटम दिखाई दे उसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। फिर से याद कर लीजिए परिभाषा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट के अतिरिक्त जिन यौगिकों में, इनके अतिरिक्त जिन यौगिकों में कार्बन परमाणु पाया जाता है उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो ये रहा कार्बनिक यौगिक। इसके बाद हम इससे, ये कार्बनिक यौगिक जो है इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, अभी बताएं कि 20 लाख से या 25 लाख से भी ऊपर है, तो इनको अध्ययन को सरल बनाने के लिए इनका वर्गीकरण करना भी आवश्यक होता है। तो अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण पर। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन
ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। इसके बांटने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। कौन कौन मालूम है? हाँ। पहला है किस कार्बन के श्रृंखला के आधार पर, और दूसरा है क्रियात्मक समूह के आधार। कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण है दो प्रकार से किया जाता है। पहला इसका बांटने का तरीका है कार्बन के श्रृंखला के आधार पर। कार्बन के श्रृंखला के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सीरीज, कार्बन के श्रृंखला के आधार पर। और दूसरा इसका वर्गीकरण है क्रियात्मक समूह के आधार पर। क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो कार्बनिक यौगिकों का जो है वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, कार्बन के श्रृंखला के आधार पर और क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो पहले हम जो है बात करेंगे कार्बन के श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो अब यहां हम लिख लेते हैं कार्बन के श्रृंखला के आधार पर, यहाँ लिख देते हैं कार्बन के श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो कार्बन के श्रृंखला के आधार पर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। या लिख देते हैं क्या? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक, या एरोमेटिक नहीं, चक्रीय साइक्लिक कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको कहेंगे एलिफैटिक। एलिफैटिक का दूसरा भी नाम कहते हैं इसको खुली श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिक ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं अंग्रेजी में। इसको कहते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक। बंद श्रृंखला वाले यौगिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन कंपाउंड। तो कार्बनिक दो प्रकार के, एलिफैटिक और चक्रीय। एलिफैटिक जो होते हैं, एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, या खुली श्रृंखला का मतलब होता है कि जो कार्बन होगा, कार्बन के कंपाउंड में जितने भी कार्बन होते हैं उनकी श्रृंखला खुली रहेगी। ऐसे अगर ब्रांच भी रहेगा तभी वो क्या होगा, खुला रहेगा। और बंद श्रृंखला का मतलब हुआ कि कार्बन का जो श्रृंखला होगा बांड के द्वारा बंद रहेगा ऐसे। हाइड्रोजन और भी एटम लगा सकते हैं इसके बाहर श्रृंखला के, जैसे यहाँ पर जो है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 बॉन्ड हम लगाएंगे कार्बन पे, 1 2 और 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब ये जो कार्बन का 3, इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन के 3 परमाणु हैं, और श्रृंखला इसकी क्या है, बंद है।
तो ये क्लोज चेन कंपाउंड यानी साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय कंपाउंड कहलाएगा। ऐसे ही और भी बात करते हैं, ये इसको हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन। देखो इसमें भी कार्बन की श्रृंखला क्या है, बंद, तो ये भी बंद श्रृंखला वाला या चक्रीय यौगिक कहलाएगा। तो कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और चक्रीय। एलिफैटिक या को हम खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की श्रृंखला खुली रहती है और इसमें कार्बन की श्रृंखला क्या है, बंद। तो कहेंगे परिभाषा एलिफैटिक यौगिक का कि वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की खुली श्रृंखला पाई जाती है, श्रृंखला खुली है, तो वे सभी यौगिक जिनमें कार्बन की खुली श्रृंखला पाई जाती है उन्हें एलिफैटिक कहते हैं, तथा वे सभी यौगिक जिनमें कार्बन की बंद श्रृंखला पाई जाती है उन्हें बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। तो अब पहले हम देखते हैं किसके बारे में, खुली श्रृंखला वाले यौगिक के बारे में। तो ये खुली श्रृंखला वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको पुनः दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। एक पहले भाग को हम कहते हैं संतृप्त, संतृप्त यौगिक, और दूसरे वाले भाग को कहते हैं असंतृप्त, असंतृप्त। अंग्रेजी में कहते हैं अनसैचुरेटेड, इसको कहते हैं सैचुरेटेड। ठीक, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त का मतलब हुआ कि कार्बन की जो चारों वैलेंसी यानी संयोजकता होगी वो एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहेगी। कार्बन के चारों तरफ कितना सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो ऐसे जो है एलिफैटिक यौगिक को हम संतृप्त यौगिक कहते हैं। और असंतृप्त का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच कम से कम दो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, या उन दो कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ये बॉन्ड है ये। तो एलिफैटिक यौगिक दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। वे एलिफैटिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त होती है उनको क्या कहेंगे, संतृप्त यौगिक। और वे एलिफैटिक यौगिक जिनमें कार्बन की कम से कम दो कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसको हम कहेंगे असंतृप्त यौगिक। और ये असंतृप्त यौगिक को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। तो पहला होता है एल्कीन। एल्कीन का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ऐसे असंतृप्त यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसको एल्कीन कहेंगे। और ऐसे कार्बनिक और ऐसे असंतृप्त यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, उनको क्या कहेंगे, एल्काइन। एल्काइन। तो असंतृप्त यौगिक कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो एलिफैटिक यौगिक का मतलब खुली श्रृंखला वाले यौगिक, अर्थात वे यौगिक जिसमें कार्बन की श्रृंखला खुली होती है उन्हें एलिफैटिक या खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। वे एलिफैटिक यौगिक जिसमें कार्बन की संयोजकता, चारों संयोजकता एकल बॉन्ड द्वारा संतृप्त रहती है उसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त यौगिक। और वे एलिफैटिक यौगिक जिसमें कार्बन कम से कम दो कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है उनको क्या कहेंगे, असंतृप्त यौगिक। और डबल वाले कार्बन कार्बन डबल बंध वाले असंतृप्त यौगिक को कहेंगे एल्कीन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम कहेंगे एल्काइन। यानी असंतृप्त यौगिक को पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन माने कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और एल्काइन माने कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो इधर का पार्ट था। अब इधर आते हैं हम लोग कहाँ पर, चक्रीय या बंध श्रृंखला वाले यौगिक। तो वे ये कार्बनिक यौगिक जिनकी श्रृंखला बंद होती है, कार्बन की श्रृंखला बंद होती है बॉन्ड द्वारा, उनको चक्रीय या बंध श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। और अब इसका भी हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसका
चक्रीय यौगिकों का। तो कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे क्या? चक्रीय यौगिक। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? साइक्लिक कंपाउंड। या इसको हम कहते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। तो अभी बताया हूं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनकी श्रृंखलाएं बंद रहती हैं, जिनकी कार्बन की श्रृंखला बंद रहती है, उसमें क्या कहते हैं? चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक को जो है दो भागों में बांटा जाता है। चक्रीय यौगिक को कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। पहला समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक, और दूसरा विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। इसको कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो चक्रीय यौगिक कौ प्रकार का? दो प्रकार, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय यौगिक का मतलब कि इस इसके बंद श्रृंखला में केवल कार्बन के ही परमाणु रहेंगे। श्रृंखला में, श्रृंखला के बाहर कोई भी हो सकता है, लेकिन कार्बन के श्रृंखला में केवल क्या रहेंगे? कार्बन के ही एटम रहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये कार्बन की श्रृंखला है, बाहर कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। इसकी बैलेंसिंग पूरा करने के लिए मान लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इसको बेंजीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको बेंजीन पढ़ते हैं। अब इसमें बताइए, देखिए कार्बन के कितने एटम हैं? 6, और इस श्रृंखला में बंद है, तो इसको चक्रीय कहेंगे। अब बंद श्रृंखला में केवल क्या पाया जा रहा है? श्रृंखला में केवल कार्बन ही है, कार्बन के अतिरिक्त एटम नहीं है, तो यह समचक्रीय है। इधर हम बात करते हैं विषम चक्रीय। इस श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त भी कोई एटम, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आ सकते हैं। जैसे ये है, इसको कहते हैं थायोफीन। इसका नाम है क्या? थायोफीन। अब यहाँ पर कार्बन पर कितना देखिए बॉन्ड हो गया? 1 2 4, कार्बन की बैलेंस 4 होती है, तो 4 से अधिक बॉन्ड, तो 1 4 हो गया इसका, और इसका भी कितने? 4। इसको क्या कहेंगे हम लोग? थायोफीन। तो ये जो थायोफीन है, यह विषम चक्रीय है, क्योंकि कार्बन के श्रृंखला में विषम एटम यानी सल्फर आ गया। यहाँ कार्बन के 6 का 6 कार्बन थे, और यहाँ 5 श्रृंखला यानी कार्बन 5 हैं, कार्बन की श्रृंखला में एक क्या आ गया है? 4 कार्बन और 1 सल्फर, तो विषम चक्रीय कंपाउंड आ गया। अतः यह विषम चक्रीय है, क्योंकि इसके श्रृंखला में क्या है? विषम परमाणु है। ऐसे ही हम बात करते हैं कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन के श्रृंखला में हम जोड़ दिए नाइट्रोजन, तो ये भी क्या है? विषम चक्रीय है। हाइड्रोजन आवश्यकता अनुसार जोड़ लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर कार्बन के श्रृंखला में जोड़ देते हैं ऑक्सीजन, फ्यूरान बोलेंगे इसको, तो यहाँ भी आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन एक जोड़ देंगे। तो ये सब देखिए, यहाँ कार्बन के श्रृंखला में क्या पाया जा रहा है? कार्बन के अतिरिक्त भी विषम परमाणु पाए जा रहे हैं, अतः यह विषम चक्रीय होगा। इसमें कार्बन के श्रृंखला में केवल कार्बन के ही परमाणु हैं, तो यह क्या होगा? समचक्रीय होगा।
इसका दूसरा नाम भी देते हैं हम लोग, कार्बन चक्रीय यौगिक। कार्बन चक्रीय यौगिक, कार्बन चक्रीय यौगिक। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है। तो ये भी जो वन श्रृंखला वाला यौगिक है, तो किसमें आएगा? समचक्री की विषम चक्री में। तो कहेंगे कि असम चक्री में आएगा, क्योंकि इस के श्रृंखला में केवल कार्बन के ही एटम है, बाहर तो हाइड्रोजन आवश्यकता अनुसार हम लिख लेंगे। तो इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। चक्री है तो साइक्लो लगा देते हैं, साइक्लो, और 3 कार्बन को प्रोप पढ़ते हैं, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए AN, साइक्लोप्रोपेन। इसको कहते हैं बेंजीन। इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटेन, कार्बन 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 4 बार आ गया, ये साइक्लो ब्यूटेन हो गया। बैलेंस के अनुसार इसके हाइड्रोजन इस पर जोड़ देंगे, साइक्लोब्यूटेन है। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये ना, तो समचक्री यौगिक मतलब वे चक्रीय यौगिक, चक्री है देखिए, चक्र बनाए, वे चक्रीय यौगिक जिनके श्रृंखला में केवल कार्बन के ही परमाणु पाए जाते हैं, उन्हें कार्बन चक्रीय या समचक्रीय यौगिक कहते हैं। सबको आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन लगा लेंगे। और वे चक्रीय यौगिक, ये भी चक्रीय हैं, चक्र बना रहे हैं, तो वे चक्रीय यौगिक जिनमें कार्बन, जिनके श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त एक विषम परमाणु जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आ जाएं, तो उनको कहेंगे विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिकों का आगे कोई प्रकार नहीं, लेकिन समचक्रीय यौगिकों को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। समचक्रीय यौगिकों को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं एरोमेटिक और एक को कहते हैं एरिसाइक्लिक। एरोमेटिक और एरिसाइक्लिक। तो अब इसको हम बांटते हैं 2 वर्गों में। किसको? समचक्रीय को एरोमेटिक और एक को कहेंगे एलिसाइक्लिक। समचक्रीय यौगिक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। समचक्रीय यौगिक को कार्बन चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। यह कौ प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एरोमेटिक और एरिसाइक्लिक। एरोमेटिक क्या होता है? तो वे वे कार्बनिक यौगिक जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहते हैं। और साथ में इन इलेक्ट्रॉनों का जो है कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि विस्थापनीकृत। इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? विस्थापनीकृत, एंड इनका डिलोकलाइजेशन भी रिंग में होना चाहिए। रिंग में जो है बॉन्ड बदलते रहना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन जो है सभी कार्बन के पास विस्थापित होनी चाहिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? समचक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक किसे कहते हैं? तो जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहते हैं। इनमें इन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? विस्थापनीकृत, यानी डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि एरोमेटिक नहीं है, डिलोकलाइजेशन होना जरूरी होता है। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? कि जहां n जो है, जो n का मान है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन रख सकते हैं। अगर n का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो आएगा 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कितना आ जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन।
यानी 0 रखेंगे तो आ जाएगा 2, 1 यहाँ पर रखेंगे n की जगह पर तो आ जाएगा कितने 6, और 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो 4 दूनी के 8, 2 10, और 3 रखेंगे तो 12 तो 14, और 4 रखेंगे तो 18 एंड सो ऑन। यानी जीव यौगिकों में 2, 6, 10, 14 या 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी सीधा इसको कह देंगे शॉर्ट में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। उनको हम क्या कहेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब इतने इतने इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कि जब ये डबल बॉन्ड होता है तो इसमें कौन होता है, डबल बॉन्ड वाले को हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक को क्या कहते हैं सिग्मा। अगर सिंगल बॉन्ड है केवल तो इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड ही रहता है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें पाई बॉन्ड नहीं रहेगा, जब डबल रहेगा तभी जाके पाई बॉन्ड, या ट्रिपल रहेगा तभी जाके पाई बॉन्ड मिलेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, पाई बॉन्ड में एक बॉन्ड के हम 2 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है। तो जितना पाई बॉन्ड रहेगा उसका 2 इलेक्ट्रॉन उसमें रहेंगे। तो पाई बॉन्ड देखते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। पाई इलेक्ट्रॉन माने पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक का मतलब वे समचक्रीय यौगिक जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन होता है, उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। इतने इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाने चाहिए। तो हम अगर बात करते हैं साइक्लोप्रोपीन पर, तो साइक्लोप्रोपीन में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, इतने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है कि ये डबल बॉन्ड में पाई होता है। आइए को पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो है, एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। अगर यहाँ पर प्लस चार्ज कर दिया जाए तो इसका डीलोकलाइजेशन होगा। तो प्लस लिखेंगे तो ये एरोमेटिक होगा, नहीं तो एरोमेटिक नहीं होगा। इसमें बताना है इसको कहते हैं बेंजीन। इसमें देखते हैं कि पाई बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं। तो आई डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, 3 को पाई बॉन्ड है। और 3 पाई बॉन्ड का मतलब कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी होता है, अर्थात इस रिंग का जो है ये जो बॉन्ड होता है ये अदर कार्बन के पास भी विस्थापित होता है। ऐसे ही बना सकते हैं, और फिर यहाँ से ऐसे ले जा सकते हैं, यहाँ से ले जा सकते हैं। तो ये बॉन्ड शिफ्ट होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन माने शिफ्ट होना चाहिए। तो ये भी क्या एरोमेटिक है, कैसे जान रहे एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन छोड़ दिए हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन में कहाँ है, 2 2 4 और 2 6। तो पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 12 होना चाहिए ना। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इन लोग बोले 6 पाई, ये जो होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे रिंग है तो रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड, जितना पाई बॉन्ड रहेगा उसका दूना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 3 बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन लेंगे, पाई बॉन्ड नहीं। इसमें कितने पाई बॉन्ड, 3 है। इसमें भी कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 4 और ये 6 10 है। अब तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का मतलब कि वे समचक्रीय यौगिक जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, उनको एरोमेटिक कहेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉनों को डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। और एलिसाइक्लिक का मतलब कि जितने भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इसमें इस रेशो में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे।
जैसे कि हम कहते हैं ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो कहेंगे एरोमेटिक चक्रीय है, समचक्रीय है क्योंकि कार्बन ही है केवल, Yes. लेकिन एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम यहाँ 2 बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना होगा, 3 बॉन्ड का मतलब एक 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 एक, तो अब एरोमेटिक नहीं कह सकते, पाई बॉन्ड तो है यहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है 4n+2 नहीं है, Yes. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसमें नहीं है। वैसे ही यहाँ बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन पाई नहीं है, Yes. और तो ये भी एरोमेटिक नहीं है। अगर यहाँ पर डबल कर दिया जाए तब यानी ये सब एरोमेटिक अभी नहीं है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 4 ही हो रहा है, Yes. 6 होना चाहिए। तो बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि उनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन भी होता है। और एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इनका परिभाषा देते हैं कि इनका गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलता है। एलिफैटिक जो शुरू में पढ़े थे हम लोग, तो एलिसाइक्लिक इसका परिभाषा होगा क्या कि जिन यौगिकों में जिन वे समचक्रीय यौगिक जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं, एरोमेटिक। और वे समचक्रीय यौगिक जिनका गुण किससे मिलता है, एलिफैटिक यानी खुली श्रृंखला वाले यौगिकों से मिलता है यानी समानता रखता है, Yes. उनको क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक। ये सब एलिसाइक्लिक है। ये देते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन, ये हेक्सेन से इसका गुण मिलता है, Yes. साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लो माने चक्रीय होगा, हेक्सेन माने एलिफैटिक होगा। ये हेक्सेन है। हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा, बैलेंस पूरा करने, दो ना। Yes. ये एलिसाइक्लिक है, इसका गुण एलिफैटिक यौगिक से मिलता है। कैसे मिलता है आगे बात होगी इसमें। ये भी जो है एलिसाइक्लिक है, इसमें उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी क्या है, एलिसाइक्लिक है। इसका गुण किससे मिलता है, एलिफैटिकों के यौगिकों से। तो समचक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक माने वे समचक्रीय यौगिक जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे पाई बॉन्ड को गिनने पर, तो उनको क्या कहेंगे, एरोमेटिक। और जिनमें उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इनके गुण किससे मिलेंगे, एलिफैटिक यौगिकों से, उनको क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक। पूछा गया तो कहेंगे कि इनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक कहते हैं। और विषम चक्रीय कोई प्रकार नहीं। तो इस प्रकार जो है जो कार्बनिक यौगिक होते थे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक क्या श्रृंखला के आधार पर बांट रहे थे, तो श्रृंखला के आधार पर जो है 2 प्रकार का, कौन कौन, एलिफैटिक और चक्रीय। एलिफैटिक 2 प्रकार का होता था, संतृप्त और असंतृप्त। उसी प्रकार आगे आते हैं तो चक्री मिलता है। चक्री में कितने पार्ट, 2, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय 2 प्रकार का, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। अब विषम चक्रीय जो है इनके श्रृंखला में केवल कार्बन के एटम के अतिरिक्त विषम चक्रीय एटम भी आता है। इसका कोई डिवीजन नहीं होता, इसमें कार्बन के ही एटम श्रृंखला पर रहेंगे, Yes. तो उसको हम समचक्रीय कहेंगे। और इसमें एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं वे समचक्रीय यौगिक जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और इनका गुण जो है एरोमेटिक एलिफैटिक यौगिकों से मिलता है। इतना ही है।